सुभाष चंद्र बोस के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी कि जिसने अपनी डिग्री को फाड़ करके फेंक दिया हो, जिसने भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों दिन रात एक कर दिया हो, उसकी मृत्यु की खोजबीन भी उस समय की सरकारों ने करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। अपितु ध्यान रखिएगा, जो बात मैं कह रही थी कि आज तक आज़ाद नहीं है हम लोग, ये तो एक औपनिवेशिक राज्य दे करके अंग्रेज हमें गए थे, और जिनके हाथ में सत्ता सौंप करके गए थे उन्होंने 27 शर्तों पर हस्ताक्षर करके दिए थे, ये कह करके कि तुम अपने देश में चले जाओ, बाकी नियम कानून हम सारे तुम्हारे ही चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गोरे जाएंगे और काले बोल दो जरा, बस इतना ही अंतर था, ज़्यादा अंतर नहीं था। उन 27 शर्तों पर जब भारत के पहले प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे तो ध्यान रखिएगा, एक शर्त उसमें यह भी रखी थी लंदन की पार्लियामेंट के अंदर, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिल जाएगा उस दिन हमें सौंपना होगा। ध्यान रखिएगा, उनकी मौत भी एक रहस्य बनकर के रह गई और अब तक भी रहस्य बना रहता। मैं फिर बार बार मेरी जुबान पर आ जाता है, मैं क्या करूं। अगर भारत के अंदर मोदी सरकार ना आ पाती तो हम कभी भी नहीं जान पाते इस भारत देश का पहला प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, नेहरू नहीं था, पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस था। ध्यान रखना, जान ही नहीं पाते हम लोग, जान ही नहीं पाते कभी भी। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, आज उनके बलिदानों पर आज़ादी की ये नींव हम टिका रहे हैं। और बढ़ो, आज़ादी उनके कारण आई है। आज अगर मैं किसी नौजवान से पूछ लूं कि धर्मेंद्र जब अपने पंजाब के गांव सानेवाल से भागा था तो कहाँ गया था जी, बोलो, बोल दीजिए एक बार, सब जानते हैं ना। पर अगर मैं किसी से पूछ लूं कि झाबुआ मध्य प्रदेश से चंद्रशेखर तिवारी नाम का एक क्रांतिकारी भागा था तो भाग कर के सबसे पहले कहाँ गया था, कोई बता दें। बोले जी धर्मेंद्र के भागने का तो पता है, पर चंद्रशेखर तिवारी के भागने का बोल दो जरा। ये चंद्रशेखर तिवारी वही चंद्रशेखर आज़ाद था जो घर से भाग कर के मुंबई गया और मुंबई से भाग कर के बनारस आया और बनारस किताबों को एक तरफ रख कर के कांग्रेस के जुलूस में बोलो शामिल हो गया और भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और जब 16 साल के चंद्रशेखर तिवारी को पकड़ कर के अदालत में ले जाया गया और जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उससे पहले इस बालक को सब चंद्रशेखर कह कर के बुलाते थे, नामकरण संस्कार दूसरे किया करते हैं। पर 16 साल की उम्र के अंदर इस नौजवान के अंदर इतना जुनून था कि जैसे ही जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, ये तुरंत धड़ल्ले से कहता है मेरा नाम है आज़ाद। माँ का नाम क्या है, आज़ादी। पिता का नाम क्या है, स्वतंत्रता। जज को लगा कुछ गलत बोल रहा है, बोले गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरा परिचय ही यही है, मेरी पहचान ही यही है। कोड़े लगाए, लगाओ कोड़े इसको, और जब तक चूना बोल जाए तब तक लगाते रहना। कोड़े लगने शुरू हुए थे। जज को लग रहा था ये रोएगा, चिल्लाएगा, पर एक ही आवाज़ कानों से आती थी, भारत माता की जय हो, इनकलाब जिंदाबाद। ये उनकी कमर पर जो कोड़े खाए हैं ना, और वो जो रक्त निकला है, वो जो चमड़ी उधड़ी है, उस चमड़ी की नींव पर बैठे हुए हम इस आज़ादी को लेकर के बंधुओं। और निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, कम नहीं है बलिदान उस भगत सिंह का, जिस भगत सिंह ने छोटी सी आयु में अपने पिता के नाम पर पत्र लिख दिया था। आज का नौजवान, थोड़ी सी आयु होती है ना 15-16 वर्ष की, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे कहना पड़ रहा है, मोबाइल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दोस्ती करना आरंभ कर देता है। किससे दोस्ती करूं, कैसी दुल्हन मेरी होनी चाहिए, कैसी लड़की से मुझे विवाह करना है। अधिकतर नौजवानों के मन में ये चीज़ें चलती हैं।
पर चिंतन करना, एक वो भी नौजवान थे कि घर वालों ने विचार किया इसके पैरों में बेड़ियां डाल दो, इसकी शादी कर दो। और जैसे ही पता चला कि घर वाले मेरी शादी करने का विचार बना रहे हैं, तुरंत भाग कर के चले गए उत्तर प्रदेश के अंदर। और भाग कर के चले गए तो पिता के नाम पर पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखते हैं कि पिताजी, आप शायद भूल गए होंगे पर मैं नहीं भूल सकता कि जब दादा अर्जुन सिंह ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया था, पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार किया था, जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के दादा थे, आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे, और जो हम यज्ञ प्रार्थना गाते वो उन्हीं की लिखी हुई थी। उन्होंने भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार कराया था। तो भगत सिंह चिट्ठी में लिखता है कि जब मेरे दादा ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया था, 8 वर्ष की मेरी आयु थी, और मुझे याद है कि दादा ने गोद में लेकर के कहा था कि मैंने ये अपना पोता देश के नाम कर दिया। तो जब 8 वर्ष की आयु में ही मेरे दादा मुझे देश के नाम कर चुके हैं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि विवाह की बेड़ियां डाल करके आप मुझे परिवार के मोह में फंसा लोगे। मेरा जन्म किसी एक परिवार को बसाने के लिए नहीं हुआ है पिताजी, मेरा जन्म तो भारत माता की, बोल दो जरा, आज़ादी के लिए हुआ है। सो उस आज़ादी के सपने को मैं पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, साकार करने के लिए जा रहा हूँ। और जब मेरे दादा ने उसके लिए अपने जीवन को खपाया है, आपने उसके लिए अपने जीवन को खपाया है, मेरे चाचा उसके लिए देश निकाला लेकर के चले गए, तो भला इस परंपरा में मैं पीछे क्यों रहूँ? मैं भी तो यही कार्य करूँगा ना, मैं भी तो आपके नक्शे कदम पर चलूँगा। चल पड़ा था वो भगत, और ऐसा चला था कि जिस समय फांसी की सज़ा हुई, आइए 2 कार्यक्रमों में इस गीत की फरमाइश थी, मैं इसको रख देती हूँ। जिस समय फांसी की सज़ा हुई, जेल में दादी मिलने के लिए आई, माँ मिलने के लिए आई। अपनी दादी और माँ दोनों को देख करके, माताओं हो जाओ आगे आगे, थोड़ा ध्यान से सुनो। अपनी दादी को देख करके सरदार भगत सिंह कहते हैं अपनी माँ से, माँ मैंने मना किया था ना पहले ही कि दादी को लेकर के मत आना। तो जैसे ये शब्द निकले, भगत सिंह कहता है तो दादी बोल पड़ी, और क्या बोली कि बेटे दादी को कमज़ोर समझ लिया, ये समझ रहा है कि तुझे देख के रो पड़ूंगी, या ये सोच रहा है कि तुझे देख करके दिल का दौरा पड़ जाएगा और दादी मर जाएगी शौक से। नहीं बेटे, हम तुझसे पैदा नहीं हुए, तू हमसे पैदा हुआ है। और देख, तेरी फांसी चढ़ने का भी तेरी दादी के मन में कितना उत्साह है। कोई तो आंसू टपकाते टपकाते जेलों के अंदर आती होगी, पर तेरी दादी तेरे लिए रसगुल्ले बना करके लाई है, ले खा, और खा करके तुरंत फांसी चढ़ जा। ये दादी के शब्द थे भगत सिंह की। और निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, जब भगत सिंह रसगुल्ले खाने लगा तो दादी तो कलेजे को थाम करके खड़ी थी, पर माँ से खड़ा नहीं हुआ गया, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। एक पलड़े में बालक के तुम सारी उम्र उठा लो, और एक पलड़े में माँ के केवल 9 महीने डालो, फिर भी माँ की ममता वाला पलड़ा झुक झुक जाता। और एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ है माता। आँखों में आंसू आ गए, रोक नहीं पाई, और आँखों में आंसू भर कर के जब भगत की ओर देखा तो भगत सिंह कहता है, माँ अगर रोना है तो घर चली जा, मेरी दादी से सीख कुछ, देख कितनी मजबूती से खड़ी है, और तू रो कर के मुझे कमज़ोर बनाना चाहती। बोले बेटे, कमज़ोर नहीं बनाना चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। बोले नहीं चाहती तो फिर रोई क्यों? कि ये रोना तो इसलिए आ गया, कहाँ तो इस उम्र में तुझे घोड़ी चढ़ते हुए देखती, और कहाँ आज तुझे फांसी चढ़ी की अंतिम विदाई देने के लिए आई हूँ। तो कुछ दिन बाद फांसी चढ़ जाएगा, तुझे देख नहीं पाऊंगी मेरे लाल, बस इसलिए रोना आ गया। तेरे विवाह के सपने देखे थे, पर तू इतना निर्मोही निकला कि निकल गया उससे बाहर। भगत कहता है, माँ विवाह तो मैं कर रहा हूँ, विवाह तो मैं कर रहा हूँ, घोड़ी तो मैं चढ़ रहा हूँ, पर वो ऐसी चढ़त नहीं है जो दुनिया के लड़के करते हैं।
वो ऐसी चढ़त है जिसको कोई कोई विरला ही करता है। और जब मैं उस चढ़त पर चढ़ जाऊंगा तो वो दुल्हन आएगी जो तुझे नहीं मेरी भारत माता को सुख प्रदान करेगी, क्योंकि मेरी उस दुल्हन का नाम है आज़ादी। माँ, मैंने तो विवाह आज़ादी के साथ कर लिया है, और अगर तू मेरी माँ है और चाहती है कि अपने बेटे की अंतिम इच्छा को पूरी करूं तो घर जा, और जैसे विवाह शादी में गीत गाए जाते हैं ना, वैसे गीत गा। ये मेरी आखिरी इच्छा है। कलेजे पर पत्थर रख कर के बिना बोले चुपचाप चल पड़ी। और मैंने सोचा ये घटना शायद कवि ने कल्पना में लिख दी होगी, पर भगत सिंह के छोटे भाई थे कुलतार सिंह और उनके पोते हैं कर्ण सिंह, सहारनपुर के अंदर रहते हैं। भगत सिंह के पोते ही लगे। वो मिले थे मुझे एक जगह पर। मैंने उनसे पूछा क्या ये घटना सच थी? बोले बिल्कुल हकीकत थी। फांसी चढ़ने से एक दिन पहले घर पर गीत गाए जा रहे थे, और फांसी होनी तो थी 24 मार्च को, पर 23 मार्च को ही दे दी थी। गीत भी उसी दिन गाए जा रहे थे। वो गीत तो क्या रहे होंगे मैं नहीं जानती, पर कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा। घर पर गई, मोहल्ले पड़ोस की महिलाओं को बुलवा लिया। सारी महिलाएं हैरान थी, पता नहीं क्यों बुला रही है। पर जब भगत सिंह के घर, जो पंजाब लायलपुर में पड़ता था, आज तो पाकिस्तान में चला गया, जब जाकर के देखा तो भगत सिंह की चाची हरनाम कौर बैठी है, दादी बैठी है, माँ बैठी है विद्यावती। मोहल्ले पड़ोस की महिलाओं ने कहा बहन क्यों बुलाया? बोले बैठो गीत गाओ। एक औरत ने कहा पागल, जिनके घर में बूढ़ा भी मर जाता है वो भी कोई अच्छा काम नहीं करते, और तेरा जवान बेटा फांसी चढ़ जाएगा 24 तारीख को और तू गीत गाने की बात कर रही है। तो देखो माँ बेटे के रंग में रख गई। क्या कहती है? खबरदार अगर ये कहा फांसी चढ़ रहा है, फांसी नहीं चढ़ रहा मेरा लाल, कि और कि सुन कि देश में बर्बादी है, लाड़ी माँ की आजादी है, कि देश में बर्बादी है, लाड़ी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लाड़ी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत
लोगों से दूर होकर के चला है मेरा लाल, शादी करने के लिए। शादी है उसकी। एक ने कहा शादी में शगुन होते हैं, और तू जानती है तेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है? इसने कहा मेरे बेटे के साथ जो हो रहा है वो छोड़, पहले ये बता शगुन कौन से होते हैं? बोले हल्दी लगती है। और क्या होता है जी? ऐसा लग रहा है बिना विवाह वाले ही बैठे हैं सारे के सारे। विवाह तो हुआ होगा ना? कुछ याद है? या फिर ये सोच रहे हो कि उस दुखद घटना को याद मत दिलाओ? बस बिल्कुल भी। हल्दी लगती है, कंगना बांधा जाता है। विद्यावती जानते हो क्या बोली? 100 तो मेरे बिलाल के भी बंध रहे हैं। जब गोरे अंग्रेज कमर पर चाबुक बजाते हैं ना, तो लाल रंग निकल कर के आता है, वो हल्दी तो है। और कंगना तो बोली सुन, लोहे की जंजीर हाथ जो चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। तालियां खोल दीजिए सभी के सभी एक साथ। ये बात, लोहे की जंजीर हाथ जो चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। दुनिया वाला ये मत मानो, हाथों बीच हथकड़ी है, हाथों बीच हथकड़ी है। बंधा कंगना हाथ में, गोरे गोरे गात में। बंधा कंगना हाथ में, गोरे गोरे गात में। जाएगा बारात में, बारातियों का आदि है। देश में बर्बादी है, लाड़ी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लाड़ी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है, मेरे भगत की। कहती है वो हाथों में हथकड़ी वो कंगना है। और अब ये मत कहना कि बारात साथ में है या नहीं, बाराती भी है। और ऐसे वैसे बाराती नहीं है। कैसे बाराती? बोले सुन, राजगुरु राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जावेंगे, साथ बाराती जावेंगे। राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जावेंगे, साथ बाराती जावेंगे। नाते रिश्तेदार भगत को फांसी हार पहनावेंगे, फांसी हार पहनावेंगे। गाओ सखियों गाने को, देर होती है जाने को। गाओ सखियों गाने को, देर होती है जाने को। चलो बारात चढ़ाने को,
हवन कुंड